हो चुकी है। मान्यता नहीं है और ये मान्यता जी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जो है मान्यता इसको लें। कहाँ पर मान्यता कहाँ से ली जाती है, जानकारी है आपको? मान्यता कहाँ से? इलाहाबाद से। फैजाबाद, अब इलाहाबाद, अब आगे लखनऊ। 14 14 2 28 14 3 42 14 6 56 14 5 7 छक्का छप्पन, छक्का छप्पन। ये छोटी सी बच्ची है, ये सबने अपना सर ढका हुआ है। ये आप बच्चों को समझाते हैं कैसे आना चाहिए? पीछे क्या है सोच? ये है पर्दा एक बच्चों का। निकलो घर से, चलो मदरसे, ABCD लिखना सीखो, जीवन के गुर गढ़ना सीखो। मदरसों के बारे में यही कहा जाता रहा, लेकिन मदरसों के M फैक्टर में उनकी बदहाली ABP न्यूज दिखा रहा है। इस कड़ी में देखिए भारत नेपाल सीमा पर मदरसों में चल क्या रहा है। यह है भारत और नेपाल के बॉर्डर का गांव भरथा रोशनगढ़, श्रावस्ती जिला, सिरसिया ब्लॉक, और उसका ये गांव है भरथा रोशनगढ़। हम जहां खड़े हैं कुछ ही कदमों के फासले पर यहां से नेपाल शुरू हो जाता। एग्जैक्ट ये नेपाल का बॉर्डर है और यहाँ पर जो मदरसे हैं उनकी हालत क्या है, उनके अंदर क्या सुविधाओं की कमी है, क्या वहाँ ज़रूरतें हैं, वहाँ की तालीम का स्तर क्या है, इन तमाम सारी चीज़ों की हम पड़ताल कर रहे हैं। और ये पड़ताल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मदरसों में बड़ी तादाद में मासूम बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले। और इसी सिलसिले में हम पहुँचे हैं भारत नेपाल बॉर्डर पर बने मदरसों में। यह है भरथा रोशनगढ़ का नेपाल की सीमा से सटा मदरसा। ये मदरसा सीमा तय करने वाले पिलर के इतने नजदीक बना है कि इसका एक दरवाजा भारत में खुलता है और दूसरा नेपाल में। जहां हम पहुंचे हैं इधर इंडिया है और एकदम बगल में नेपाल है और ये इसका एक मदरसा है। यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या पढ़ाई चल रही है, बच्चे क्या सीख रहे हैं और क्या बुनियादी सुविधाएं इन्हें मयसर हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। कब से चल रहा है ये? तो बहुत जमाने से चल रहा है। जी जी। और हम जहाँ पर हैं ये जगह समझाइए ना। अभी हम हैं इंडिया में और नेपाल किधर है? नेपाल उस साइड में, नेपाल में बॉर्डर करीब। थोड़ा दिखाइए नेपाल का। ये है इंडिया और बस पार करती है हम उधर नेपाल की साइड पहुंच जाएंगे। ये देखिए, ये हमने फाटक पार किया, इस मस्जिद का फाटक, और हम आ गए। ये नेपाल का इलाका है, ये नेपाल है। तो नेपाल का कौन सा जिला है ये? बांके जिला। बांके जिला। नेपाल से हो? हाँ इंडिया से। तुम इंडिया से हो? तो इस बार नेपाल के लोग हैं? हाँ। अच्छा, तो ये है नेपाल और ये है इंडिया। अब आइए चलिए। जिस मदरसे में कायदा सिखाया जाता है उसका निर्माण ही कायदा तोड़कर नो मैन्स लैंड में कर दिया गया। अब मदरसे की शिक्षा व्यवस्था चलाने वाले शिक्षक से मिलिए। तो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर जो मदरसा है ये उस मदरसे की तस्वीर है और यहाँ पर मदरसा चल रहा है। आपका क्या नाम है? माय नाम इज़ ज़हारुल हक। अरे आधा अंग्रेजी आधा हिंदी बोल रहे हैं। अंग्रेजी हिंदी मिला दी, हम खुदे कंफ्यूज हो गए कि हम कहाँ बात कर रहे हैं। जी 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 जी। पहली बार किसी ने बोला हमसे माई नाम इज पहले बोला था माई नाम इज ज़हारुल हक। अच्छा, तो अंग्रेजी पढ़ा रहे बच्चों को यहाँ पर? ये थोड़ा बहुत होता है पढ़ाई। बच्चे भी यही बोलेंगे माई नाम इज। जी किस दर्जे तक है मदरसा आपका? हमारा मदरसा अभी तो फिलहाल कोई वैसा वो नहीं है। ये बीच में थोड़ा सा कमेटी बदल गई थी। इससे पहले थोड़ा डाउन था, उसके बाद जो है थोड़ा वो किया गया। अभी काम चलाओ मामला चल रहा है। जी जी। एक स्टाफ थे पहले, अब जो है बढ़ा के 3 स्टाफ किया गया है, तो थोड़ा सा निज़ाम बनाया जा रहा है। अच्छा, फिर से निज़ाम मजबूत कर रहे हैं आप, ज़मीन मजबूत करने में लगे हुए हैं। मजबूती चेहरे पे भी दिख रही है आपको। जी। तो कितने दर्जे तक बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? अब हमारे यहाँ वैसे फाइनली कोई मतलब क्लास वो है नहीं। हम मान कर ये चलिए कि कोई क्लास नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं एक साथ में, मतलब अगर देखा जाए तो सब मिक्स, मतलब जो है सब मिक्स है। मतलब एकदम दरवाजा खुला है, जो आए बैठे और ज्ञान ले ले। ऐसा नहीं है कि जो आए बैठे, बस अपने गांव के यही बच्चे हैं और कोई ऐसा वो नहीं है। मैंने हर मदरसे में होता है 1 से 5, 1 से 8, कई जगह 12।
जी, उसी की कोशिश हो रही है कि इंशाल्लाह जो है 1 से 5 तक तो कम से कम अपना जो प्राइमरी है ये मजबूत हो जाए। भरथा रोशनगढ़ का ये मदरसा एक कमरे में चल रहा है। तो आपका ये जो मदरसा है ये इसी एक कमरे में चल रहा है। जी, इधर है और उस साइड में है। क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? बच्चों को अपना ये अरबी और जो है उर्दू है, अपनी दीनी तालीम है, इसको जो है पढ़ाया जा रहा है। दीनी तालीम दे रहे हैं। अरबी उर्दू में क्या क्या पढ़ाते हैं? अरबी उर्दू में कुरान है जी, कुरान पढ़ाते हैं, और जो उर्दू है जो है दीनी किताबें हैं, जो सीरत के ऊपर, नबी के ऊपर कि हमारे नबी की ज़िंदगी क्या थी। कुछ दुनियावी तालीम भी देते हैं। कुछ खबर है देश दुनिया की इन सब बच्चों को? जी, बच्चे क्या क्या पढ़ते हैं दुनियावी तालीम में? हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, और जो है गणित पढ़ते हैं। ये 2-3 जो है सब्जेक्ट थोड़ा जो है इसमें मिला है। आप क्या पढ़ाते हैं? हम तो इसमें मिक्स जो है अरबी भी पढ़ाते हैं, उर्दू भी पढ़ाते हैं, और जो है थोड़ा बहुत हिंदी भी पढ़ाते हैं, और जो है गणित पढ़ाते हैं सर। ऑलराउंडर हैं आप। जी, करना पड़ता है, क्या किया जाए। मौलाना इजहारुल हक बच्चों को सारे विषय पढ़ाते हैं, लेकिन असलियत ये है कि बच्चों को दीन की तालीम तो दी जा रही है, लेकिन दुनिया की नहीं। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अरमान, गांव कौन सा है? रोशनपुरा। क्या क्या पढ़ाई करते हो यहाँ पर? कुरान शरीफ, तालीमुल इस्लाम उर्दू में, जोड़ घटा हिसाब हिसाब जो हम बता दो। जोड़ देते हो? जोड़ दोगे? 12-12 कितना हुआ? 24, पहाड़ा याद है? कितने तक पहाड़ा याद? 20, 19 का सुनाओ। 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तीन से 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तीन 51, 1976, 19 कितना? 19 तीन 52। अभी 51 से 52 पहुंच गए। फिर से याद करो कितना हुआ? 19 तिया। तुम बताओ 19 तिया। 19 का पहाड़ा नहीं याद है। नहीं याद है? कौन सा पहाड़ा याद है? 15 तक के। 15 का याद है। 14 का सुनाओ। 14, 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 छक 56, 14 पंचे 70। 14 छक्का 56? हाँ 14 छक्का 56? हाँ, रफ्तार से चल रहे हो बुलेट ट्रेन की। 14 छक्का 56 कहाँ से हो गया? अच्छा, जिले का नाम क्या है जहाँ रह रहे हो? जिले का नाम बताओ। जिला श्रावस्ती, हमारे जिले का नाम? भरथा रोशनगढ़। जिले का नाम भरता रोशनपुर। और तुम बता रहे हो ये हंस रहा है बगल में। और देश का नाम क्या है? भारत, और प्रदेश का नाम? उत्तर प्रदेश। अरे वाह। बच्चों को देश और दुनिया की कितनी जानकारी है, वो मदरसे की शिक्षा व्यवस्था का स्तर बता रहा है। थोड़ा सा और मदरसे का हाल देखते हैं, आइए। बहुत आपको हम उठक बैठक करा रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन आप फिट हैं एकदम इंशाल्लाह। हम लोग तो ऐसे हैं सर, 4-4 घंटा 8-8 घंटा एक बैक वक्त बैठने वाले। गांव के आदमी हैं आप? जी जी, गांव के हैं। अमिताभ बच्चन की तरफ से? अमिताभ बच्चन कोई हमारा रोल मॉडल नहीं है। क्या है आपका रोल मॉडल? हमारे रोल मॉडल तो गांधी जी थे सर। जी सर। गांधी जी के बारे में बच्चों को बताते हैं? जी बिल्कुल बताते हैं। गांधी जी हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं, गांधी जी के बारे में ये सब बताते हैं? गांधी अम्बेडकर जो है साहब हैं। रफ्तार से हम तो कुछ पूछ ही नहीं पाएंगे, इतना रफ्तार से आप जानकारी देंगे। गांधी हम पढ़े हैं, उतनी रफ्तार से आपको बताएंगे सर। ठीक है, आपकी रफ्तार बहुत तेज है। तो गांधी जी कब पैदा हुए थे ये बच्चों को बताया? अरे सर अब सब देख लिया जाए। बताएंगे ना। और कब गांधी जी शहीद हुए थे ये बताया? जंग आज़ादी के दौरान शहीद हुए हैं सर। बस अब धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है उसमें। गांधी जी आजादी मिलने के बाद उनको गोली मारी गई है। जी जी सर, इतिहास आप मजबूत कीजिए अपना, नहीं बच्चों को क्या। उसी की तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मदरसा चंदे की रकम से चल रहा है, लेकिन बगैर मान्यता के। ये जो मदरसा चल रहा है तो कैसे चलाते हैं? खर्चा पानी कैसे आता है? जी सर, बस ये हमारे यहाँ कोई मुस्तकिल आमदनी नहीं है। ये है कि हमारे यहाँ जैसे छमाही के ऊपर गेहूं है या जो है धान है, इसी के ऊपर मतलब जो है गांव वाले अपने अपने पैदावार के एतबार से कुछ जो है दान निकालते हैं, और वही जो है हमारे यहाँ मदरसे में इकट्ठा होता है। उसी से जो है आपका खर्चा पानी कैसे चलता है मौलवी साहब? वही चीज़ है, उसी से जो है हम लोगों को ये तनख्वाह देते हैं। मान्यता वगैरह ली इसकी? जी हमारा ये जो है फिलहाल के लिए जो है अभी मान्यता नहीं है। मानता नहीं है, और देंगे मान्यता। जी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जो है मानता इसको ले। कहाँ पर मान्यता कहाँ से ली जाती है? जानकारी है आपको? मान्यता कहाँ से? फैजाबाद से? इलाहाबाद से। अभी फैजाबाद, अब इलाहाबाद, अब आगे लखनऊ हो जाएगा। जमीन पर बैठकर पढ़ाई होती है। मदरसे में सुविधा के नाम पर बच्चों के लिए पीने का साफ पानी तक नहीं। सुविधा के नाम पर कुछ खास नहीं है।
ये टीम वीम कभी आई यहाँ पर देखने के लिए कि क्या सुविधाएं हैं, क्या ज़रूरत है? कोई सर्वे अर्वे अभी तक हुआ यहाँ पर? जी इससे पहले आए थे, 2-3 महीना पहले आए थे। कौन आया था? LI वाले आए थे। LIU वाले आए थे? जी जी। तो लोकल इंटेलिजेंस है LIU वाले, हम तो शिक्षा विभाग की बात। LIU यहाँ क्यों आती है? अब वो तो सरकार जाने किस तरीके से भेजती है भाई, वो उनका काम है, अपना काम के लिए आए थे। LIU क्या पूछ रहे थे वो लोग? बस यही पूछ रहे थे कि आपके यहाँ जो है मदरसे का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। हम लोगों ने बताया जी सर है, रजिस्ट्रेशन कहाँ है आपका? रजिस्ट्रेशन है हमारे पास। कहाँ से रजिस्ट्रेशन है? रजिस्ट्रेशन फैजाबाद से है सर। फिर फैजाबाद, फिर उसके बाद इलाहाबाद, हैं, फिर लखनऊ, फिर बाराबंकी। कागज वागज है रजिस्ट्रेशन का? कहाँ है कागज? हमारी कमेटी के पास है सर। कमेटी कहाँ है आपकी? हमारी कमेटी ये है ना। कमेटी को ढूंढना पड़ेगा तो इकट्ठा होगी। अरे तो सब सारे गांव के लोग इसी में सब मिक्स हैं, तो क्या करेंगे। लेकिन एक चीज से, रजिस्ट्रेशन किस संस्था से, कहाँ से करवाया रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन किसी बोर्ड से होगा, किस बोर्ड से? ये सुन्नी वक्फ बोर्ड से है। सुन्नी वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन? जी सर। रजिस्ट्रेशन तो होता है मदरसा बोर्ड से, सुन्नी वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? जी जी, मदरसा बोर्ड वही इस तरीके से, मतलब वही मदरसा बोर्ड, वही सुन्नी वक्फ बोर्ड है। नहीं, मदरसा बोर्ड से इस तरीके से। ये हालात आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनके मुस्तकबिल का सवाल है। देखा आपने, शिक्षा का हाल बुरा है, मान्यता का पता नहीं, सुविधाओं के नाम पर बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है। मदरसा चलाने के लिए फंड गांव से जुटाया जाता है, जिसकी जितनी हैसियत बन पड़ती है या श्रद्धा होती है वो दे देता है। यूपी के श्रावस्ती में नेपाल बॉर्डर पर ऐसे कई सारे मदरसे हैं। इन मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर ये कहते हैं कि वो सारे विषय बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मौलवी साहब को आपने देख लिया, गांधी जी उनके रोल मॉडल हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि उनका जन्मदिन कब आता है, ये नहीं पता है कि उनका इंतकाल कब हुआ। बच्चों की जानकारी ही इस बात का सबूत है कि वो उर्दू, अरबी और कुरान के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। बच्चों को अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, हिंदी कितना जोर देकर पढ़ाते हैं वो आपने देख लिया और समझ लिया होगा। एक मदरसे का हाल आपने देख लिया, अब दूसरे की व्यवस्था क्या है वो भी आपको देखनी चाहिए। सारे सिर एक लय में हिलते हैं, कायदा एक सुर एक लय में पढ़ा जाता है, लेकिन मदरसों में स्कूलों जैसे गुर नहीं सिखा पाते हैं। इन्हें कायदा याद है, कुरान याद है, लेकिन वो नहीं सिखाया जाता जिससे बड़े होकर ये डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। भारत और नेपाल की सीमा पर मदरसों की पौध है। हम इस समय एक ऐसी ही पौध के भीतर जा रहे हैं। ये श्रावस्ती जिले में भारत नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ गांव हकीमपुरवा है, और हकीमपुरवा में अभी ये हमको एक मस्जिद दिखाई पड़ रही है। ये बच्चे देखिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसी मस्जिद से के भीतर एक मदरसा चल रहा है, लोगों ने बताया, जहां पर बच्चे तालीम ले रहे हैं। अब ये किस तरह की तालीम है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या अंदर सुविधाएं हैं, और इस मदरसे में पढ़ रहे बच्चों का मुस्तकबिल यानी कि भविष्य क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस मदरसे के भीतर चलते हैं। तो हम मदरसे के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। देखिए वज़ू खाने के लोटे यहाँ पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और अंदर की ओर आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ पढ़ाया जा रहा है। और ये है मदरसे की सूरत, ये है मस्जिद, और यहीं पर चल रहा है ये मदरसा। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ने की आवाज़ें ये बता रही हैं कि कोई एक पाठ्यक्रम है जो इनको रटाया जा रहा है। अभी हमको सब बच्चे उर्दू पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सारे बच्चे एक तरफ से, और यहाँ कारी साहब बैठे हुए हैं जो पढ़ाते हैं, उनसे ही जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम। और ये हकीमपुरवा है? हकीमपुरा है जी। मदरसे का नाम क्या है? मदरसा अहले सुन्नत वल जमात गौसुल उलूम। क्या पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को? यहाँ पर उर्दू, अरबी और गणित भी पढ़ाई जाती है जैसे हिसाब। क्या पढ़ा रहे हैं? अभी इस वक्त अरबी चल रही है। अरबी पढ़ा रहे हैं जी। अरबी की किताबें यहाँ कहाँ मिलती हैं? अरबी की किताबें दुकान पर मिल जाती हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? इस वक्त जो नाम कंटिन्यू है 100 बच्चों का है, और उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। 100 से ज़्यादा बच्चे, और कारी साहब एक
100 बच्चे पर एक कारी साहब, बड़ी मेहनत पड़ती होगी आपकी तो। पढ़ाने वाला एक और बच्चे कभी 100 तो कभी 100 से ज्यादा। लकड़ी की बेंचों को रहल बनाकर पढ़ते इन बच्चों के पास हिंदी या अंग्रेजी की किताब नहीं है। जो आप यहाँ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये जो किताब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये किताब सब कौन बताता है कि ये किताबें पढ़नी चाहिए? जी, ये किताबें जैसे कि नियम होता है पढ़ाने का, पहले एक छोटी किताब है, छोटी के बाद में बड़ी किताब, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। ये नियम आपने खुद बनाया हुआ है? नहीं, ये शुरू से हर उर्दू में होता है इस तरीके से। नहीं, हम कुछ और पूछ रहे हैं, ये किताबें कहाँ से लेके आते हैं? कोई मतलब जैसे होता है, हम लोग पढ़े हैं सरकारी स्कूल से, तो किताबें सरकार बताती है कि ये किताबें पढ़ो, ऐसा कुछ किताबें लेके आते हैं? कहाँ से लेके आते हैं? ये किताब खरीदते हम लोग बता देते हैं, खरीद कर लेकर आते हैं। अच्छा, तो आपको कौन बताता है कि कौन सी किताबें पढ़ानी चाहिए? पहले जिस तरीके से, अब हमको ये बताना है कि आपको बुनियादी यही है, आपको बुनियाद यहाँ से करना है, फिर आगे आप बढ़ पाओगे। जब बुनियाद आपका सही नहीं रहेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ पाओगे? तो आपसे हम पूछ रहे हैं अमेरिका के बारे में, आप बता रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में। हम ये पूछ रहे हैं कि जो किताबें आप लाते हैं, तो ये किताबें कौन बताता है कि यही किताबें पढ़ाइए? ये सरकार की बताई किताबें हैं या किसी और संस्था की बताई किताबें हैं? कहाँ की किताबें हैं ये किताबें? हम लोग, हमारा उस्ताद हमें बताया, हम अपने बच्चों को बताया। अच्छा, सब उस्ताद से मामला चल रहा है। आपके उस्ताद ने आपको बताया, आपने बताया इन बच्चों को? गुरु जी, ये गुरु सर। किताब उठाइएगा, कोई ये किताब उठाओ बेटा। हाँ, क्या लिखा है इस पे? ये बगदादी कायदा। बगदादी कायदा? जी। बगदादी कहाँ से आ गया इसमें? अरे वो तो उर्दू लफ्ज है। अच्छा, क्या अर्थ हुआ इसका? कायदा का तरीका, यानी उर्दू पढ़ने का तरीका है। अच्छा, कायदा मतलब तरीका ही होता है, शुरुआत। अलिफ बे से यहाँ पे शुरुआत होता है। और ये कहाँ, किसकी किताब है? कहीं लिखा है प्रकाशन वकाशन? ये देखिए, ये लिखा है, क्या है? पढ़िए इसको। कहाँ की प्रिंटिंग है ये? ये प्रिंटिंग नहीं है सर। अरे ये मकतब, पढ़िए इसको, क्या लिखा है? मकतब जाबिया इनूरिया। जामिया? जामा है, जामा। मकतब जामा नूरी, नूर। प्रिंटेड की प्रिंटिंग? प्रिंटिंग वही सर, प्रिंटिंग है। अंग्रेजी मामला कमजोर है आपका कारी साहब? फिर मामला ठीक नहीं है आपका? अंग्रेजी की किताबें बच्चों को मदरसों में पढ़ाई नहीं जाती। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही अंग्रेजी वर्णमाला समझ पाते हैं। क्या नाम है बेटा? रेशमा। रेशमा, क्या पढ़ाई कर रही हो यहाँ पे? इस्लामी। इस्लामी? अच्छा, तुम? अलिफ पढ़ रही हो। तुम क्या पढ़ रही हो बेटा? कायदा पढ़ रही हो। और तुम बेटा क्या पढ़ रहे हो? सलम कुरान पढ़ रहे हो। तुम क्या पढ़ रहे हो? अम्मा पारा। ये क्या होता है कारी साहब? बच्चा कह रहा है ये कुरान का पहला पारा, वो 30वां पारा होता है। कुरान का 30वां पारा, जो 30वां पारा वो पढ़ रहा है। अच्छा, ठीक। तो कुछ अंग्रेजी किताब पढ़े हो? अंग्रेजी पढ़े हो? नहीं। अंग्रेजी थोड़ा पढ़े हो? गणित थोड़ा बहुत जाना तो? कहाँ जाना तो अंग्रेजी में? कुछ बताइए। जाते तब पढ़ा जाता। कहाँ जाते हो? कुछ याद है अंग्रेजी में? कोई कविता वविता कुछ सुनाई हो? तुमका याद है कुछ अंग्रेजी में? कुछ याद है? ABCD याद है कि नहीं याद है? ABCD आधा याद है, तो पूरा कब याद करियो? हिंदी जाते हैं? हिंदी नहीं जाते। हिंदी नहीं जाते हो? अच्छा, यही सब उर्दू पढ़ा तो सर। तुमका याद है ABCD? सुनियो, सुनो। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। वाह, तुमका पूरा याद है। अच्छा, बच्चों को आधुनिक शिक्षा तो नहीं मिलती, लेकिन इस्लाम के रीति रिवाज और तौर तरीके सिखाने का पूरा जोर है। जैसे ये छोटी सी बच्ची है, ये सबने अपना सर ढका हुआ है, ये आप बच्चों को समझाते हैं कैसे आना चाहिए? इसके पीछे क्या है सोच? ये है पर्दा है बच्चों का। जी। तो मतलब पर्दा की शिक्षा दी जाती है कि इस तरह से आना चाहिए। जरूरी है वो पर्दा? जी, जरूरी है। बचपन से बच्चे सीखते हैं? जी, बचपन ही सीधे, फिर आगे चल के वो चीज़ अपना करते रहेंगे। तो पर्दा फिर करते रहेंगे। ये बचपन से ही आप सिखा देते हैं। बच्ची की उम्र क्या है? बच्ची की उम्र
2 साल से ऊपर हो गए, 3 साल। इसको भी पर्दा सिखाया है आपने। जी। और ये सब लोग इनको ये कि ये मतलब ये क्या आपका एक ड्रेस है कि टोपी लगा के सब लोग आएंगे? जी टोपी लगा के आए जी, एक ड्रेस है, टोपी लगा के आए और टोपी लगा के पढ़ना भी चाहिए, अच्छा ये है। नंगे सर नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा सर, ऐसा क्यों? किताब है जैसे कि हम लोग इज्जत करते हैं, अच्छा इसलिए हाँ, हर एक किताब की इज्जत करनी चाहिए, कुछ भी हो उसी से हमको जो कुछ आगे इल्म उसी से मिलता है हमको। मिले, किताब ही से मिलेगा, और हम नंगे सर उसकी अदब नहीं करें तो फिर हमें इल्म कहाँ से मिलेगा। हकीमपुरवा में बरसों से मदरसा चल रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बारे में कारी साहब को भी नहीं मालूम। कब से चल रहा है ये मदरसा? ये मैं तो काफ़ी दिनों से मदरसा चल रहा है, मैं तो साल भर से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, कि प्राइवेट है या तनख्वाह के ऊपर है जो मैं हूँ यहाँ पर। आपको तनख्वाह मिलती है? हाँ, तलब मिलती है, मैं तलब पर पढ़ा रहा हूँ यहाँ तलब पर। कितनी तलब मिलती है? ऐसे ऐसे घूम जाइए, कितनी तलब मिलती है? हमें मिली है 6,000। 6,000 रुपया महीना चल जाता है खर्चा उसमें? अब चल जाता है उसमें। हैं? की मान्यता कहाँ से है? मदरसा का मान्यता जो है रजिस्ट्रेशन कराया गया है, हो गया है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। बस इतना मुझे पता है कि मदरसा जो है रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है, हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर 1860 है। कहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ है? ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो साल भर से पढ़ा रहा हूँ। अरे तो साल भर में यही नहीं मालूम पड़ा कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुआ तो मुझे कागज़ में पूछ रहा हूँ, कागज़ बता नहीं रहे हैं यहाँ। कागज बता नहीं रहे? हाँ, अब यहाँ कहाँ से है हुआ है, अब इतना मालूम किसका है ये? गए हैं लोग वहाँ से कराए किसका मदरसा है ये? हैं। मदरसा किसका है? मालिक कौन है इसके? मदरसे के मालिक खुद ही ज़मीन है मदरसे के नाम पर। मदरसे के नाम पर खुद मदरसा अहले सुन्नत वल जमात गौसुल उलूम के नाम पर ये मदरसे की ज़मीन है। वो लोग अभी 1 साल से बता नहीं रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ? रजिस्ट्रेशन बस इतना जानता हूँ कि फैज़ाबाद से ये सब चीज़ हो रहा है। जब आप बहुत गौर से इस पूरी रिपोर्ट को, इससे पहले वाली रिपोर्ट को देख रहे होंगे तो एक बात तो आपको समझ गई में आ गई होगी कि नीयत इनकी वो बुरी नहीं है, कोई खोट नहीं है, जो चला आ रहा है उसको करते चले जा रहे हैं। मासूमियत साफ झलक रही है चेहरे से। और जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं उनसे अगर ये पूछा जाए कि कुरान की कुछ आयतें पढ़कर सुनाओ तो वो आपको बगैर किसी गलती के बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़कर सुना देंगे। पूरा कुरान रट लेते हैं। सोचिए इनका दिमाग इन बच्चों का कितना तेज होगा। कुरान में 6,000 से ज्यादा आयतें हैं और ये बच्चे उनको बगैर किसी गलती के, ज़ैर ज़बर नुक्ते की गलती के रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इनकी याददाश्त कितनी मजबूत है, इस बात का सबूत है ये। अगर इन्हें कुरान और कायदे के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स इसी तरीके से पढ़ाए जाए तो अंदाज़ा आप लगाइए कि क्या हो सकता है। अगर इनकी एनर्जी को, इनकी इस ताकत को चैनलाइज कर दिया जाए तो ये तेज दिमाग वाले बच्चे बाकी विषयों में कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन मदरसों में इसी आधुनिक शिक्षा की कमी है और उसको उजागर करना बहुत जरूरी है। यह हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। भारत नेपाल बॉर्डर पर भी इसी तरह के मदरसे चलाए जा रहे हैं और सिर्फ भारत की जमीन पर ही नहीं, नेपाल के नो मैन्स लैंड वाले इलाके में भी मदरसे बना दिए गए हैं। और एक बार फिर से अभिषेक उपाध्याय की इस रिपोर्ट से आप समझिए कि कितना खतरनाक हो सकता है। इस समय मेरे कदम नेपाल की जमीन पर है। नेपाल का बाके जिला और बहावपुरवा इस गांव का नाम है। भारत और नेपाल की सीमा पर ये हम श्रावस्ती जिले में सिरसिया ब्लॉक के भारत और नेपाल की सीमा की जायजा ले रहे हैं। दोनों तरफ मदरसों की पौध है। हम इस समय नेपाल की सीमा के भीतर हैं और इस बहावपुरवा गांव में भी हमको मदरसे मिल रहे हैं जगह जगह। ये देखिए, ये मस्जिद है इस गांव की और इसी मस्जिद की जो इमारत है उसी के ठीक सामने मदरसा चल रहा है। यहाँ पर ये है इस मदरसे की तस्वीर। यहाँ पर कारी साहब हैं, पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ते रहो अपना। ये बच्चे हैं, ये पढ़ रहे हैं और ये जो यहीं पर इन लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ है बच्चों के पढ़ाने का, चटाई बिछा करके। कहने को तो बच्चे सब विषय पढ़ते हैं, लेकिन सच क्या है ये जानिए। क्या है देश का नाम? देश का नाम क्या है? तुम्हारे देश का नाम बेटा अमजद? इंडिया। इंडिया है तुम्हारे देश का नाम। तुम देश ही बदल दिए पूरा है। क्या है बेटा? नेपाल। नेपाल है। अमजद बता रहे इंडिया। पता है बेटा नेपाल की राजधानी? नेपालगंज। नेपालगंज राजधानी है। नेपाल की राजधानी बदल दी तुम तो हैं?
तुमको पता है? कारी साहब, आपको पता है नेपाल की राजधानी? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अरे आप तो एकदम सही जगह पहुंच गए। बच्चों को भी सिखाएंगे कि नहीं? बच्चों को सिखाया जाता है, फिर जो है धीरे 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 धीरे। बाकियों की तरह ये मदरसा भी चंदे पर ही चलता है। अंग्रेजी में कुछ मालूम है? नहीं पता है। तुमको पता है बेटा अंग्रेजी में? नहीं पता है। हम जम पसीने में पढ़ाई कर रहे हैं सब। क्यों? हाँ, पसीना तो निकलेगा, इतना धूप है, गर्मी है, छत भी नहीं है ऊपर। हाँ, तो ऐसे हालत में जो है पसीना तो निकलेगा ही। बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो गर्मी जब धूप ज्यादा हो जाती है तो छुट्टी दे दिया जाता है। खर्चा पानी कैसे चलता है आपका? खर्चा पानी गांव ही से मिलता है, जो कुछ मिल जाता है। तो गांव की मदद से पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई। हाँ, इतना तैयार किया गया है। कुछ बाहरी भी है इसमें, जैसे मुंबई से पैसे लोग लड़के लोग बम्बई से पैसा आता है? लड़के लोग जो वहाँ पे हैं वो लोग भेजते हैं। कौन लड़के बम्बई से पैसा हमारे भेजते गांव के जो काम करने के लिए जाते हैं, हैं? अच्छा, तो वहाँ पर आपस में इकट्ठा करके थोड़ा मदरसे के लिए पैसा भेजते हैं वो। और उसके बाद में जो है हम गांव से थोड़ा थोड़ा करके ले लेते हैं, थोड़ा दूसरे गांव से फिर मांग लेते हैं। अरे तो आपकी फंडिंग चारों ओर से आती है, यहाँ से लेके बम्बई तक फंडिंग ही फंडिंग है। तो ये नेपाल के मदरसे की सूरत है। भारत और नेपाल के बॉर्डर पर बना हुआ है मदरसा। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनका मुस्तकबिल क्या होगा? कड़ी धूप में पढ़ाई कर रहे हैं, जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं। इनको बुनियादी सुविधाएं कब मिलेंगी और जो इनको तालीम दी जा रही वो तालीम इनकी ज़िंदगी में क्या योगदान करेगी, क्या बनेंगे ये बच्चे आगे चल कर की? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो यहाँ नेपाल पहुँच कर के भी हमको जिन सवालों से हमारा सामना हो रहा है। कैमरा मनीष के साथ अभिषेक उपाध्याय, बहावपुरवा, बांके जिला, नेपाल, भारत और नेपाल के बॉर्डर से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरत हो या मर्द, इल्म बहुत ज़रूरी है। ये एक मजबूत पिलर में से एक है इस्लाम। तो आप दीनी तालीम तो दे रहे हैं, लेकिन दुनियावी तालीम क्यों नहीं? क्योंकि रहना उसे इस दुनिया में है, और अगर वो दुनिया से कट कर रहेगा तो दुनिया का हिस्सा कैसे बनेगा? और इसीलिए उन तमाम विषयों में इन बच्चों को पढ़ना और पढ़ाना उन मौलवियों को बेहद ज़रूरी है। ये बात सिर्फ मौलवियों को नहीं समझनी होगी, ये बात उन माँ बापों को भी समझनी होगी। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं कि वहाँ स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, भेजे तो भेजे कहाँ, लेकिन वो लड़ाई तो आप ही को यहाँ से शुरू करनी होगी। मदरसे में मत भेजिए, मदरसे के साथ साथ स्कूलों में भी भेजिए, तब जाकर पूरी तालीम पुख्ता तौर पर मुकम्मल हो पाएगी। अब रिपोर्ट पाकिस्तान पर टूटे कुदरत के वार की आपके सामने रखूंगी। पाकिस्तान अभी सैलाब से ही जूझ रहा है कि उस पर वाटर बॉम्ब का कहर टूट पड़ा है। इस वाटर बॉम्ब की मार से 1.5 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। 80,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वाटर बॉम्ब से निकली लहरों का कोहराम अभी भी चल रहा है, जारी है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ। इस वाटर बॉम्ब का विस्फोट कहाँ और कैसे हुआ है और फिर तबाही कैसे मची है, अब इस वीडियो रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। सैलाब से सहमे पाकिस्तान में एक और कयामत। पाकिस्तान पर फटा वाटर बॉम्ब। एक 1,60,000 लोगों पर वाटर बॉम्ब का हमला। तबाही के सैलाब में समाये सैकड़ों गांव। ये जो बंद टूटा है, ये पानी आया, पूरा इलाका हमारा डूब गया है। पूरा, किसी को भी कश्ती नहीं मिल रही है, किसी को। लोग यहाँ पर मर रहे हैं। हुकूमत, कोई भी हुकूमत का बंदा नहीं आया है। यहाँ 200 रुपये ले रहे हैं ये बेड़िए वाले, उससे आगे 200 रुपये ले रहे हैं गड़ा गाड़ी वाले। लोग कहाँ जाए? अपने इतिहास के सबसे बड़े कहर का सामना कर रहे पाकिस्तान पर अब जो कयामत टूटी है वो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील का फटना। जिला इंतजामिया का कहना है कि मंचर झील, बद, आरडी, 54 और 52 से पानी का अखराज जारी है। पानी 5 यूनियन काउंसिल्स की हदूद में दाखिल हो गया है। यूनियन काउंसिल बोबक और जाफराबाद मुकम्मल ज़ेर-ए-आब आ गई। मुतासरा देहात की तादाद 150 तक पहुँच गई। महकमा अनहार के मुताबिक मंचर झील में पानी की सतह कम नहीं हुई। पाकिस्तान अब तक लगातार हो रही बारिश की मार से बेहाल था। अभी लहरों से लड़ाई जारी ही थी
कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील फट पड़ी और फिर जल प्रलय का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। 7 यूनियन काउंसिल के 500 से ज्यादा देहात डूब गए। लाड़काना हैदराबाद इंडस हाईवे रोड मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी की जद में आ गया। 7 तहसील में 7 यूसीज की 1,60,000 आबादी सैलाब से मुतासिर। पाकिस्तान की मंचर झील के फटने से कितनी बड़ी तबाही हो रही है, इसे समझने के लिए पहले आपको मंचर झील को समझना होगा। मंचर झील पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जामशोरो जिले में है और ये सिंधु नदी के पश्चिम में है और सिंधु नदी इसके बेहद करीब है। इस झील की गिनती पाकिस्तान की नहीं बल्कि एशिया की बड़ी झीलों में की जाती है। इसकी लंबाई 24 किलोमीटर, चौड़ाई 12 किलोमीटर और गहराई 16 फीट तक है। मॉनसून में इस झील का क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाता है और इसमें 75 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी समा सकता है। इस झील के आकार से ही समझा जा सकता है कि अगर ये पानी के दबाव में फटी तो तबाही किस कदर होगी। पाकिस्तान भी इसी डर में जी रहा था और इससे बचने की कई कोशिशें भी हुई। दरअसल मंचर झील में पानी का दबाव रविवार को ही जरूरत से ज्यादा हो गया था। इसे कम करने के लिए उसी दिन झील में कट लगाकर पानी को सिंधु नदी में डाला गया। अगले दिन झील में एक नया कट लगाकर पानी को फिर सिंधु नदी में पहुंचाया गया, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद कामयाबी हासिल नहीं हुई और मंगलवार शाम को झील का 50 फीट का किनारा फट गया। हमने जब ये बंद टूटा था, पुल के ऊपर पानी आया था तो हमारे को डर हो गया था। हम पूरे गांव छोड़ के, सामान छोड़ के, खाली बच्चे लेके भागे हुए इधर आके पहुंचे हुए। पाकिस्तान सरकार के पास मंचर झील से पानी खाली करने के लिए पूरे 2 दिन थे। कोशिशें खूब की गई। अफसरों ने रात दिन एक करके झील के पानी को कम करने की मशक्कत की, क्योंकि अफसर भी जानते थे कि झील फटी तो तबाही बहुत बड़ी होगी। If breach occurs over here, so whole 7 city, it will be down. So the situation is tough. We are trying to contain it. We are fighting since last 48 hours. लेकिन जिसका डर था वो हुआ। दरअसल लगातार बारिश की वजह से बलूचिस्तान से सैलाबी पानी मंचर झील में आना बंद नहीं हुआ और जितना पानी खाली किया गया उससे कहीं ज्यादा पानी झील में बलूचिस्तान से पहुंच गया। नतीजा ये हुआ कि झील फट गई। इसके बाद सिंध प्रांत में तबाही का एक नया दौर शुरू हो गया। जब रेला आया तो उसने फिर कुछ नहीं छोड़ा। होटलों के होटल बह गए, घरों के घर बह गए। भाइयों और बुजुर्गों, कहना ये चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इससे ज्यादा तबाही मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मंचर झील के फटने के कुछ ही घंटे के अंदर करीब 500 गांव पूरी तरह से सैलाब में समा गए। करीब 1400 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। झील के पानी से सिंध के 2 जिले दादू और जामशोरो 80% डूब गए हैं। करीब 1,60,000 लोग विस्थापित हुए हैं। इससे अब तक 20,000 करोड़ की फसल का नुकसान हो चुका है और झील के पानी से हुई कुल तबाही का आंकड़ा 80,000 करोड़ के पार जाने की आशंका है। बहुत पानी है, हम तो परेशान हो गए और 1 किश्ती है, 2 किश्ती है, इतने लोग आता है, हम कहाँ जाए। 1 घंटा भी नहीं बैठा है, सारे दिन तो चल रहे हैं लोगों के साथ। मंचर झील के फटने से सिंध के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं और ये पानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है सब कुछ बहाता ले जा रहा है। ऊपर से बारिश के पानी ने इस बर्बादी को और खौफनाक बना दिया है। लेकिन पाकिस्तान की मुसीबत सिर्फ ये जल प्रलय ही नहीं है, क्योंकि जो इलाके इस सैलाब के शिकंजे से आजाद भी हो रहे हैं वहाँ बर्बादी की ऐसी निशानियाँ मिल रही हैं जिनसे उबरने में पाकिस्तान को कई दशक लग सकते हैं। कुदरत की मार बहुत बुरी होती है, ये पाकिस्तान समझ रहा होगा। अभी रुक रहे हैं कुछ देर के लिए सुर्खियों के साथ। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय मोहिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
क्या है निवेश गुरु नीलेश शाह का फंडा? निवेश के फैसले लेने में एक लालच और भय दोनों से इक्वी डिस्टेंस रहना चाहिए। फंड का फंडा मास्टर क्लास देखिए रविवार दोपहर 1:37 पर। हाय, कौन हो तुम? वही जो तुम थी। मैं ये लो, कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट भी। हीरा अपनी चमक को पाता है जब तराशा जाता है, और हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉयस हेयर रिमूवल क्रीम। 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनी त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। नो स्किन डार्कनिंग, नो बैड स्मेल। एलॉयस हेयर रिमूवल क्रीम। मृत्यु के बाद हमारे शरीर को मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए आजकल मरने के बाद अंगदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि इससे किसी की जिंदगी की टूटती सांसें फिर से अपनी रफ्तार पकड़ सकती है। मृत व्यक्ति के कुछ अंगों को दान किया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा प्रोसेस है। अंगदान एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंसान से हेल्दी ऑर्गन्स और टिश्यूज लिया जाता है और इन अंगों को जरूरतमंदों के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है। अंगदान में 8 अंग शामिल हैं जिन्हें दान किया जाता है। मृत व्यक्ति का किडनी, लीवर, लंग, हार्ट, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन दान में दिया जाता है। कोई जिंदा व्यक्ति चाहे तो वो एक किडनी, एक लंग, लीवर का कुछ हिस्सा, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा दान कर सकता है। अंगदान के लिए पहले इसकी एक्सेप्टेंस देनी होती है और ये काफी आसान काम है। इसके लिए ऑनलाइन प्लेस फॉर्म आता है जिसे आप ऑनलाइन भरकर इस प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए www.organindia.org पर अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक डोनर कार्ड भेजा जाता है जिस पर यूनिक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जितने प्लेस फॉर्म भरे जाते हैं वो सभी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर किए जाते हैं। अंगदान करने वाले व्यक्ति को इसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि ये सेवा का काम है। लोग अपनी इच्छा से अंगदान करते हैं जिन्हें लगता है कि दूसरे की जिंदगी बचाई जा सकती है। आज की बड़ी खबर और आज की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमीन बेचने में 26 लाख की स्टैंप ड्यूटी चोरी करने का आरोप है। उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 72 घंटों से क्यों डूबा है एक शहर? भ्रष्टाचार के कारण और उन तमाम बिल्डर्स को जो है जिस तरह से इजाजत दी गई लेग बेड्स पर अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, या उसी का नतीजा है कि पानी जाने की जगह ही नहीं होगी तो आखिर पानी जाएगा कहाँ? सिलिकॉन सिटी पर सितम ढाने वालों की घंटी बजाओ रात 10 बजे। 17 सालों से लगातार देश के बड़े बड़े क्रिमिनल्स को हमने किया है बेनकाब। तभी आज दुनिया ने माना है इसका लोहा। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ सनसनी का नाम। इस सफर और इस मुकाम के लिए आप सभी का शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय,
कौन हो तुम? वही जो तुम थी। मैं ये लो, कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर। बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट भी। हीरा अपनी चमक को पाता है जब तराशा जाता है, और हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉयस हेयर रिमूवल क्रीम। 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनी त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। नो स्किन डार्कनिंग, नो बैड स्मेल। एलॉयस हेयर रिमूवल क्रीम। मृत्यु के बाद हमारे शरीर को मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए आजकल मरने के बाद अंगदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि इससे किसी की जिंदगी की टूटती सांसें फिर से अपनी रफ्तार पकड़ सकती है। मृत व्यक्ति के कुछ अंगों को दान किया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा प्रोसेस है। अंगदान एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंसान से हेल्दी ऑर्गन्स और टिश्यूज लिया जाता है और इन अंगों को जरूरतमंदों के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है। अंगदान में 8 अंग शामिल हैं जिन्हें दान किया जाता है। मृत व्यक्ति का किडनी, लीवर, लंग, हार्ट, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन दान में दिया जाता है। कोई जिंदा व्यक्ति चाहे तो वो एक किडनी, एक लंग, लीवर का कुछ हिस्सा, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा दान कर सकता है। अंगदान के लिए पहले इसकी एक्सेप्टेंस देनी होती है और ये काफी आसान काम है। इसके लिए ऑनलाइन प्लेस फॉर्म आता है जिसे आप ऑनलाइन भरकर इस प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए www.organindia.org पर अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक डोनर कार्ड भेजा जाता है जिस पर यूनिक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जितने प्लेस फॉर्म भरे जाते हैं वो सभी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर किए जाते हैं। अंगदान करने वाले व्यक्ति को इसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि ये सेवा का काम है। लोग अपनी इच्छा से अंगदान करते हैं जिन्हें लगता है कि दूसरे की जिंदगी बचाई जा सकती है। हेडलाइंस की प्रस्तुतकर्ता लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसको आपके विश्वास ने बनाया है देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। सह प्रायोजक K2 Xenox the इंटेलिजेंट स्टील विद हेक्सागोनल मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। लैबोरेट फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड, जिस पे पूरा इंडिया करता है विश्वास। सलूजा गोल्ड TNT सरिया, मजबूती सब कुछ है। दिल्ली में शरद पवार समेत विपक्षी नेताओं से मिलने के बाद नीतीश कुमार ने दिया बड़ा बयान। कहा सब एकजुट होने पर राजी, अब थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट बनेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से कश्मीर तक 150 दिन में 3500 किलोमीटर की तय होगी दूरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर बड़ी मुसीबत, 3 प्लॉट बेचने में 26 लाख की स्टैंप ड्यूटी चोरी करने का आरोप। एलजी ने दिए जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, अनंतनाग के बिजबहरा में अंसार गजवतुल हिंद के 2 आतंकी मार गिराए गए। 72 घंटों से क्यों डूबा है एक शहर? भ्रष्टाचार के कारण और उन तमाम बिल्डर्स को जो है जिस तरह से इजाजत दी गई लेग बेड्स पर अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, या उसी का नतीजा है कि पानी जाने की जगह ही नहीं होगी, तो आखिर पानी जाएगा कहाँ? सिलिकॉन सिटी पर सितम ढाने वालों की घंटी बजाओ रात 10 बजे। दिल्ली दौरे पर नीतीश की मुलाकात का सिलसिला जारी।
एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिले नीतीश। 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं नीतीश। तीसरे मोर्चे को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा थर्ड फ्रंट नहीं बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा। कोई भी बोलता है थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा कि भाई मेन फ्रंट बनना, थर्ड फ्रंट नहीं। अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा। आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एलजी के भेजे गए नोटिस की कॉपी को फाड़ा। मानहानि के मामले में एलजी ने आप विधायकों को नोटिस भेजा था। नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं, और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर 26 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी का आरोप। महंगी जमीन को सस्ता दिखाया, एलजी ने जांच के आदेश दिए। अखिलेश के ऑफर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा एसपी के 100 विधायक बीजेपी में आने के लिए तैयार। अखिलेश ने 100 विधायक के साथ आने पर सीएम का ऑफर दिया। 111 में से 100 विधायक स्वयं छोड़ करके सपा भाजपा की ओर आने के लिए तैयार बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में आईटी के छापों पर बोले सीएम भूपेश बघेल, मैंने पहले ही की थी भविष्यवाणी, इनकम टैक्स के बाद ईडी का भी होगा छापा। एबीपी न्यूज के खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जताई थी छापे की आशंका। मैं पहले ही बोला था, अभी कौन सा है आईटी, अब ईडी भी पीछे पीछे आई। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने थाने में किया बवाल। दूसरे धर्म में शादी करने के बाद गायब लड़की की शिकायत करने पहुंची थी राणा। पुलिस पर लगाया कार्रवाई नहीं करने का आरोप। पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ 2 दिनों के हरियाणा दौरे पर अरविंद केजरीवाल, कहा भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने की एकमात्र उम्मीद आम आदमी पार्टी है। कन्याकुमारी से कांग्रेस के 150 दिन चलने वाले भारत जोड़ो यात्रा शुरू। कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हुए। नेताओं के साथ कैंप में रुकेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भिड़े छत्तीसगढ़ और असम के सीएम। यात्रा को पाकिस्तान से जोड़ने पर बोले बघेल, हेमंत बिस्वा शर्मा नए मुल्ला बने हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तान से यात्रा शुरू करने की बात कही थी। भारत जोड़ो यात्रा से पहले तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में पिता राजीव गांधी की समाधि स्थल पर पहुंचे राहुल गांधी। पिता को याद करके भावुक दिखे राहुल। श्री पेरम्बदूर में ही हुई थी राजीव गांधी की हत्या। दुमका के विधायक और सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन के बिगड़े बोल। हेमंत सोरेन की सदस्यता वाली चिट्ठी सार्वजनिक नहीं करने को लेकर राज्यपाल पर उठाए सवाल। क्या कारण है गवर्नर साहब बार बार दिल्ली भाग जाते हैं चिट्ठी को लेकर के? इसका जवाब, सही जवाब वो वही देता है। पटना में खनन विभाग के इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी मिली। सत्ताधारी आरजेडी के विधायक रीतलाल के भाई पर धमकी देने का आरोप। बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने आधी रात को अचानक पीएमसीएच का किया दौरा। डॉक्टर की लगाई क्लास। जम्मू कश्मीर में चुनाव की आहट के बीच बेंगलुरु के संजय निवासी ने नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी नाम से नई पार्टी का ऐलान किया। पहले ही जनसभा में खाने पीने के सामान के लिए लूट मची। राजस्थान के नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने युवक को जड़ा थप्पड़। कैमरा देख फौरन संभले और युवक को पुचकारने भी लगे। हनुमान बेनीवाल के थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। सेंट्रल विस्टा लॉन के कर्तव्य पथ का पीएम मोदी कल करेंगे उद्घाटन। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत सभी मंत्रालयों के दफ्तर, पीएम दफ्तर और पीएम आवास भी कर्तव्य पथ पर बन रहा है। दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का प्रस्ताव एनडीएमसी की बैठक में पास। नए लुक, आधुनिक लाइटिंग और पहले से ज्यादा स्पेसियस बनाया गया है।
दिल्ली दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। ममता के एक और मंत्री मलय घटक पर सीबीआई का छापा। कोयला घोटाले में कोलकाता और आसनसोल में कई ठिकानों पर छापेमारी। सीबीआई की छापेमारी के खिलाफ आसनसोल में टीएमसी का प्रदर्शन। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया केंद्र पर आरोप। एक्शन में इनकम टैक्स विभाग। दिल्ली मुंबई समेत देश के 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। टैक्स चोरी और राजनीतिक फंडिंग के आरोपियों पर छापा। राजस्थान के कोटपुतली में मिड डे मील घोटाले को लेकर मंत्री राजेंद्र सिंह के ठिकाने पर इनकम टैक्स का छापा। लखनऊ में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर भी छापेमारी। देश की बड़ी थिंक टैंक संस्था सेंटर फॉर पॉलिसी के दफ्तर पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी। वित्तीय गड़बड़ी और फंडिंग को लेकर आयकर ने मारा छापा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, छापेमारी से विपक्ष डरने वाला नहीं। टीवी पर सिर्फ पीएम का चेहरा दिखता है, बेरोजगारी महंगाई पर नहीं होती बात। हिसार दौरे पर बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के परिवार से मिले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। गोवा में हुई थी सोनाली की हत्या। परिवार कर रहा है सीबीआई जांच की मांग। सोनाली फोगाट हत्याकांड में गोवा के कर्लिज रेस्टोरेंट को सील किया गया। सीबीआई जांच की मांग पर सीएम प्रमोद सावंत बोले, जांच प्रोफेशनल तरीके से जारी है, जांच को अंत तक ले जाएंगे। अलीगढ़ में मुस्लिम महिला रूबी खान ने पुलिस की सुरक्षा में गणपति का विसर्जन किया। बीजेपी से जुड़ी रूबी खान ने गणपति स्थापित करने पर मिल रही धमकी को देखते हुए सुरक्षा की मांग की थी। श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने पर सरकार कर रही है विचार। मुंबई से बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने की थी मांग। शिक्षा मंत्रालय के बाद गृह मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय से मांगी राय। रणबीर आलिया के मंदिर में विरोध को लेकर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दर्शन के लिए किए गए थे बंदोबस्त, विरोध की वजह से नहीं किया दर्शन। भावनाएं आहत नहीं करने की भी दे डाली सलाह। उज्जैन महाकाल के दर्शन करने पहुंचे रणबीर और आलिया कपूर का विरोध। हिंदू संगठनों ने काले झंडे दिखाए। परसों रिलीज हो रही फिल्म ब्रह्मास्त्र से पहले दर्शन करने पहुंचे थे। रेलवे को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। रेलवे लैंड पॉलिसी को मंजूरी। 35 साल के लिए लीज पर मिलेगी रेलवे की जमीन। रेलवे में मिलेंगी नई नौकरियां। रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को लेकर अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला। कहा, सरकार रेलवे की जमीन रेवड़ी की तरह क्यों बांट रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम श्री योजना को भी मंजूरी दी। योजना के तहत करीब 14,500 स्कूलों का होगा कायाकल्प। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान दौरे पर टोक्यो पहुंचे। कल जापान के साथ 2+2 वार्ता होगी। रक्षा मंत्री के साथ विदेश मंत्री भी होंगे शामिल। 7वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। रूस के व्लादिवोस्तोक में हो रहा है सम्मेलन। व्लादिवोस्तोक में भारत के वाणिज्यिक दूतावास को 30 साल भी पूरे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गोकशी के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन। गाय के अवशेष के साथ धरना देते हुए किया हनुमान चालीसा का पाठ। गाजियाबाद के बाद नोएडा में भी पालतू कुत्ते के काटने का मामला सामने आया। सेक्टर 75 की एपेक्स एथना सोसाइटी की लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने युवक को काटा। बेंगलुरु में अगले 24 घंटे भी भारी बारिश का अलर्ट। बेंगलुरु में हालात में कोई सुधार नहीं।
रिहायशी इलाकों में अब भी जमा है कई फीट तक पानी। बेंगलुरु में रिंग रोड पर अब भी जल भराव, दफ्तर जाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार हुई सुस्त। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश शुरू। ठाणे, पालघर, पुणे, नासिक में अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तेलंगाना के हैदराबाद में भी भारी बारिश शुरू। हैदराबाद शहर के निचले इलाकों में शुरू हुआ जल जमाव। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बिहार में अपराधी बेलगाम, सिवान में पुलिस पेट्रोल पार्टी पर बदमाशों ने किया हमला, एक कांस्टेबल की हुई मौत। यूपी के पीलीभीत में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले में चल रही गाड़ी की एम्बुलेंस से टक्कर, हादसे में दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त, किसी को नुकसान नहीं। राजस्थान के बीकानेर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। लंपी वायरस से मरी सैकड़ों गायों को खुले में छोड़ा, मेयर ने उठाए अधिकारियों पर सवाल। लखनऊ में लेवाना होटल को लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया सील। होटल में आग लगने से 4 लोगों की हुई थी मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब शुरू होने जा रहा है वो शो जो आपकी यानी हर आम आदमी की आवाज है, मतलब घंटी बजाओ। घंटी बजाओ में हम हर रोज आम आदमी की समस्याओं पर सरकार और उसके लिए जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछते हैं। आज घंटी बजाओ में जिस बड़े मुद्दे की हम पड़ताल करने वाले हैं, उससे हर साल अपने देश का एक बड़ा भूभाग बुरी तरह से प्रभावित होता है। लोगों की जान जाती है, करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि साल दर साल बाढ़ बारिश का यह प्रकोप भी सोती सरकारों और सिस्टम को जगा नहीं पाता। हैरानी इस बात की है कि अब तो अपने देश के हाईटेक माने जाने वाले शहर भी बारिश होते ही डूबे डूबे रहने लगे हैं। बेंगलुरु अपने देश में ही नहीं, दुनिया भर में सिलिकॉन सिटी के तौर पर जाना जाता है। यह शहर सूचना तकनीक का हब है, लेकिन पिछले 72 घंटों से पानी की गिरफ्त में है। घर से लेकर सड़क तक और मॉल से लेकर दफ्तर तक हर तरफ बीच शहर दरिया बह रही है। एक बेहद आधुनिक माने जाने वाले शहर को बदहाल करने वाले सिस्टम के खिलाफ 8422840000 पर आप घंटी जरूर बजाइए और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शुरू हुई इस बारिश के कारण जो है अब तक 1000 करोड़ का नुकसान जो है वो शहर को झेलना पड़ा है और अभी भी ये समस्या जो है वो खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। तो ये तस्वीरें आपको ये दिखाती है कि किस तरह से आईटी सिटी बेंगलुरु का आखिर ये हाल हो गया है, केवल भ्रष्टाचार के कारण और उन तमाम बिल्डर्स को जो है जिस तरह से इजाज़त दी गई लेग बेड्स पर अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, या उसी का नतीजा है कि पानी जाने की जगह ही नहीं होगी तो आखिर पानी जाएगा कहाँ। देखिए, गलती तो हुई है, वरना ये सिचुएशन तो होता नहीं। एंड बीबीएमपी इतना रिच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो हायर लेवल अथॉरिटीज से ही कुछ गलतियां हुई होंगी। गलती तो हुई थी और कई साल पहले बहुत बड़ी गलती हुई थी, जिसकी कीमत आज बेंगलुरु चुका रहा है।
और उसी गलती को ठीक करने की कवायद को इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, जेसीबी मशीन के जरिए एक पॉश इमारत के हिस्से को ध्वस्त किया जा रहा है। गौर कीजिएगा, नीचे बेंगलुरु को डुबोने वाला बाढ़ का पानी भरा हुआ है, यानी तस्वीरें बाढ़ आने के बाद की है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीरें बेंगलुरु के महादेवपुरा में आने वाली बेहद हाई प्रोफाइल दिव्याश्री सोसाइटी की है। वो सोसाइटी है जहां सबसे सस्ते फ्लैट की कीमत 8 करोड़ रुपए से शुरू होती है और 13 करोड़ तक के फ्लैट यहां मिलते हैं। लेकिन करोड़ों की कीमत वाले बेहद आलीशान फ्लैट की सोसाइटी में पानी घुसा तो लोगों को सामान ट्रैक्टर पर लाद कर यहां से निकलना पड़ा था। ये सोसाइटी कितनी हाई प्रोफाइल